आज के इस क्लास में हम कृषि के बारे में डिस्कस करेंगे। इस क्लास के थ्रू आप ओल्ड एनसीईआरटी राम शरद शर्मा की बुक के पढ़ने के तरीके को सीख पाएंगे। इसके साथ ही आप शॉर्ट नोट्स बनाना भी सीख पाएंगे यदि आप क्लास को रेगुलर फॉलो करेंगे और वीडियो को अंत तक देखेंगे। शॉर्ट नोट्स यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्जाम की सफलता में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों? क्योंकि जब आपके पास शॉर्ट नोट्स होगा तो आपका रिवीजन मल्टीपल टाइम होगा। जब रिवीजन मल्टीपल टाइम होगा तो प्रत्येक कॉन्सेप्ट और फैक्ट आपके दिमाग में सही तरीके से बैठ पाएंगे। यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्जाम में फेल होने का सबसे बड़ा कारण 92% बच्चों का यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्जाम में फेल होने का सबसे बड़ा कारण है कॉन्सेप्ट और फैक्ट का सही तरीके से दिमाग में ना बैठ पाना। आज का जो फोकस पॉइंट है कृषि। उत्तर वैदिक काल के लोगों का मुख्य साधन कृषि था। उत्तर वैदिक काल के लोगों का मुख्य साधन कृषि था। हमें कैसे पता चलता है कि उत्तर वैदिक काल के लोगों का मुख्य साधन कृषि था? 4 पॉइंट, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट नंबर 4। इन 4 पॉइंट के थ्रू हम सीख पाएंगे कि हमें कैसे पता चलता है कि उत्तर वैदिक काल के लोगों का मुख्य साधन कृषि था। पॉइंट नंबर 1, उत्तर वैदिक ग्रंथों से हमें उत्तर वैदिक ग्रंथ क्या होते हैं कल हमने आपको बताया था। उत्तर वैदिक ग्रंथ के बारे में कल इसके पहले वाली क्लास में हमने कल आपको बताया था। उत्तर वैदिक ग्रंथों से हमें 6, 8, 12, 24 बैलों के द्वारा खेतों की जुताई की जानकारी प्राप्त होती है। हो सकता है ये अतिशयोक्त भी लग रहा हो क्योंकि यहाँ पे बैलों की संख्या 24 बैलों के द्वारा भी खेतों की जुताई की बात की गई है। लेकिन उत्तर वैदिक काल में हमें 6, 8, 12 और 24 बैलों के द्वारा खेतों की जुताई की जानकारी प्राप्त होती है। पॉइंट नंबर 2, शतपथ ब्राह्मण में जुताई की विस्तृत चर्चा की गई है। शतपथ ब्राह्मण में जुताई की विस्तृत चर्चा की गई है। अब पॉइंट ये कि शतपथ ब्राह्मण क्या होता है? कल की क्लास में हमने आपको बताया था कि जितने भी वैदिक ग्रंथ है सभी का अपना एक ब्राह्मण ग्रंथ है। कल की क्लास में हमने आपको बताया था कि जितने भी वैदिक ग्रंथ हैं उन सभी वैदिक ग्रंथों का अपना एक क्या है? ब्राह्मण ग्रंथ है। तो जो वैदिक ग्रंथ कल हमने आपको यजुर्वेद के बारे में बताया था। कल की क्लास में हमने वैदिक ग्रंथ यजुर्वेद के बारे में बताया था और हमने आपको बताया था कि जो यजुर्वेद है या ये जो है यज्ञ या वैदिक अनुष्ठान से संबंधित है। जो यजुर्वेद है किससे संबंधित है? यज्ञ या वैदिक अनुष्ठान से संबंधित है। इस यजुर्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो क्या है? शतपथ ब्राह्मण। इस यजुर्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो कौन है? शतपथ ब्राह्मण। और इस शतपथ ब्राह्मण से हमें जुताई की इस शतपथ ब्राह्मण में जुताई की विस्तृत चर्चा की गई है। इस शतपथ ब्राह्मण में जुताई की विस्तृत चर्चा की गई है। अब यूपीएससी एग्जाम में क्वेश्चन अगर आपसे पूछता है कि जुताई की उत्तर वैदिक काल में जुताई की विस्तृत चर्चा किस ब्राह्मण ग्रंथ में की गई है तो आंसर क्या होगा? शतपथ ब्राह्मण। और एक दूसरा एंगल क्वेश्चन पूछने का ये होगा कि शतपथ ब्राह्मण किस वैदिक ग्रंथ से संबंधित है? शतपथ ब्राह्मण किस वैदिक ग्रंथ से संबंधित है तो आंसर क्या होगा? यजुर्वेद। इस पॉइंट पे स्टेट पीसीएस एग्जाम में क्वेश्चन मल्टीपल टाइम पूछा जा चुका है। जो वैदिक ग्रंथ प्रत्येक जो वैदिक ग्रंथ है उन वैदिक ग्रंथों का जो अपना एक ब्राह्मण ग्रंथ होता है। इस पॉइंट ये यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्जाम में क्वेश्चन बनने का इंपॉर्टेंट एंगल है और स्टेट पीसीएस एग्जाम में इस एंगल से क्वेश्चन मल्टीपल टाइम पूछा गया है कि ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ का नाम क्या है, अथर्ववेद के ब्राह्मण ग्रंथ का नाम क्या है, यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन से हैं। तो एक इंपॉर्टेंट एंगल क्वेश्चन बनेगा और इसके इस पॉइंट को जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस है यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्जाम का हमने इस टॉपिक्स को हमने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के सेशन में हमने कवर किया है। वहां पे आपको जो हमारा प्रीवियस क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस है जिसमें हमने 40 वीडियोस को अपलोड किया है उसमें इस पॉइंट को हमने वहां पे सभी जो वैदिक ग्रंथ है उन वैदिक ग्रंथों का जो सभी का अपना ब्राह्मण ग्रंथ है इस पॉइंट को हमने डिस्कस किया। वहां पे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के एनालिसिस में हमने इस पॉइंट को डिस्कस किया है। तीसरा पॉइंट क्या है? प्राचीन किंवदंतियों से हमें
जनक जो विदेह के राजा थे और सीता के पिता थे। प्राचीन किंवदंतियों से हमें जनक जो विदेह के राजा थे और सीता के पिता थे, हमें यह जानकारी प्राप्त होती है कि जनक खेतों की जुताई करते थे। जनक अपने हाथों से खेतों की जुताई करते थे। प्राचीन किंवदंतियों से हमें पता चलता है कि जनक सो विदेह के राजा थे। विदेह कहां पे? उत्तर बिहार में। विदेह कहां पे? उत्तर बिहार में। जनक जो विदेह के राजा थे और सीता के पिता थे, ये अपने हाथों से खेतों की जुताई करते थे। बलराम, इसी प्रकार बलराम को हलधर या हलधारक कहा गया, हलधर के रूप में जाना जाता है। इसी प्रकार बलराम को हलधर या हल चलाने के रूप में बलराम को जाना जाता है। पॉइंट नंबर 4 की बात करें तो जो गौतम बुद्ध के बोधगया मूर्ति से, बोधगया मूर्ति बिहार में स्थित है। गौतम बुद्ध के बोधगया मूर्ति से हमें गौतम बुद्ध को बोधगया मूर्ति में बैल के साथ जुताई करते हुए दिखाया गया है। गौतम बुद्ध को बोधगया मूर्ति में बैल के साथ जुताई करते हुए दिखाया गया है। अब यहाँ पे एक पॉइंट में क्लियर कर दूं, आपने यहाँ पे ये सीखा कि जो उत्तर वैदिक काल के लोगों का मुख्य साधन वो क्या? कृषि था। उत्तर वैदिक काल के लोगों का जो मुख्य साधन वो क्या था? कृषि था। लेकिन इससे पहले जो हमने आपको ऋग वैदिक काल के बारे में पढ़ाया है, ऋग वैदिक काल के लोगों का मुख्य साधन क्या था? गाय था। ऋग वैदिक काल के लोगों का जो मुख्य साधन था वो पशुपालन था, और पशुपालन में प्रमुख साधन का क्या था? गाय था। ऋग वैदिक काल के लोगों के धन का महत्वपूर्ण स्रोत क्या था? गाय था। और ऋग वैदिक काल के लोग कृषि भी करते थे। ऋग वैदिक काल के लोगों को कृषि का भी बेहतर ज्ञान था। ऋग वैदिक काल के लोगों को कृषि का भी बेहतर ज्ञान था। लेकिन ऋग वैदिक काल के लोगों का जो मुख्य साधन था क्या था? गाय था। और गाय जो है धन का महत्वपूर्ण साधन माना जाता था। तो अब ये तुलनात्मक अप्रोच आपके माइंडसेट में होना चाहिए, तभी आपके कॉन्सेप्ट सही तरीके से क्लियर होंगे। तो यहाँ पे आपने देखा कि उत्तर वैदिक काल के लोगों का जो मुख्य साधन है वो कृषि है। लेकिन इससे पहले जो हमने आपको ऋग वैदिक काल के बारे में पढ़ाया था, ऋग वैदिक काल के लोगों का जो मुख्य साधन था वो क्या था? पशुपालन था। और पशुपालन में क्या था? गाय था। पशुपालन में क्या था? गाय था। हालांकि ऋग वैदिक काल के लोगों को भी कृषि का बेहतर ज्ञान था। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हमने इससे पहले वाले चैप्टर ऋग वैदिक काल में सही अप्रोच से सही तरीके से हमने क्लियर किया है। अब हम बात करेंगे इससे हमें क्या पता चलता है, इन 4 पॉइंट से हमें क्या पता चलता है, इस 4 पॉइंट से हमें पता चलता है कि 4 पॉइंट और इस पॉइंट नंबर 3, इस पॉइंट नंबर 4 से हमें क्या पता चलता है? हमें ये पता चलता है कि किसी ऊंचे तबकों के इस टाइम पे जो कृषि है ऊंचे तबकों के लोगों के द्वारा भी की जाती थी। इस फेज में, इस टाइम लाइन में, इस फेज में जो कृषि है वो ऊंचे तबकों के लोगों के द्वारा भी की जाती थी। लेकिन बाद में इसे ऊंचे तबकों के लिए क्या कर दिया गया? निषिद्ध कर दिया गया। लेकिन बाद में इसे ऊंचे तबकों के लिए क्या कर दिया गया? निषिद्ध कर दिया गया। और खेती कौन करने लगा? निचले तबकों के लोग करने लगे। इस पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 4 से हमें ये सीखने को मिल रहा है कि कृषि जो है इस टाइम लाइन में, इस फेज में कृषि ऊंचे तबकों के लोगों के द्वारा भी की जाती थी, लेकिन बाद में ऊंचे तबकों के लोगों को निषिद्ध कर दिया गया और ये कृषि कौन करने लगा? निचले तबकों के लोग कृषि को करने लगे। उपकरण, हम बात करेंगे उपकरण यूपीएससी कृषि के उपकरण में, कृषि के लिए जो हम उपकरण यूटिलाइज करते हैं, उपकरण यूपीएससी और स्टेट पीसी एग्जाम में क्वेश्चंस बनने का एक इंपॉर्टेंट एंगल होता है। और उपकरण पे क्वेश्चंस पूछे भी जा चुके हैं यूपीएससी और स्टेट पीसी एग्जाम में। तो उपकरण जो होता है, कृषि का जो उपकरण होता है, क्वेश्चंस बनने का एक इंपॉर्टेंट एंगल होता है। यदि हम उपकरण की बात करें तो उत्तर वैदिक काल के लोग लकड़ी के हल का प्रयोग करते थे। उत्तर वैदिक काल के लोग लकड़ी के हल का प्रयोग करते थे। अब यहाँ पे पॉइंट ये आपको सोचना चाहिए कि लकड़ी के हल से खेती करना कैसे आसान होता था। क्या कारण था कि उत्तर वैदिक काल के लोग लकड़ी के हल से खेती कर पाते थे? उत्तर वैदिक काल के लोगों को लकड़ी के हल से खेती करना आसान क्यों था? इसके पीछे क्या कारण है? क्योंकि ये जो कारण है ये भी क्वेश्चन बनने का एक इंपॉर्टेंट एंगल है। क्योंकि एनसीईआरटी यूपीएससी एग्जाम का जो ट्रेंड चल रहा है,
उससे क्लियर है कि एनसीईआरटी केवल लाइन टू लाइन पढ़ने से काम नहीं चलेगा, एनसीईआरटी की गहराई में उतरना पड़ेगा। जैसे मैं कह रहा हूं, आपने पढ़ा कि उत्तर वैदिक काल के लोग लकड़ी के हल का प्रयोग करते थे, केवल इतने से काम चलने वाला नहीं है। आपको यह भी जानना पड़ेगा कि उत्तर वैदिक काल के लोग अगर लकड़ी के हल का उपयोग करते थे कृषि के लिए, तो लकड़ी के हल का उपयोग कृषि में करना उनके लिए आसान कैसे होता था। उत्तर वैदिक काल के लोगों के द्वारा लकड़ी के हल का प्रयोग कृषि में आसान क्यों होता था? उत्तर वैदिक काल के लोगों के द्वारा जो लकड़ी के हल का उपयोग किया जाता था, कृषि करने में वो आसान कैसे होता था? तो उसका क्या कारण है? किस प्रकार से लकड़ी के हल से खेती कैसे कर पाते थे, किस कारण से कर पाते थे? तो उसका जो आंसर होगा क्या होगा? क्योंकि जो उत्तर वैदिक काल के लोग थे, उत्तर वैदिक काल के लोग का जो क्षेत्र है, उत्तर वैदिक काल के लोग का जो लोकेशन है, जो क्षेत्र वो क्या है? ऊपरी गंगा, ऊपरी गंगा के मैदान, ऊपरी गंगा के मैदान। ऊपरी गंगा के मैदान में क्या क्या आता है? ऊपरी गंगा के मैदान में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया, दिल्ली हो गया, गंगा यमुना का दोआब हो गया। गंगा यमुना का दोआब क्या हुआ? जैसे गंगा नदी, ये मेन गंगा रिवर हो गई, और यमुना इधर से आकर इस पॉइंट मिल रही है, तो यमुना और गंगा के बीच का जो क्षेत्र है, यमुना और गंगा के बीच का जो क्षेत्र है, इसी को हम क्या बोलते हैं? यमुना, गंगा यमुना के दोआब के नाम से जानते हैं। गंगा और उसकी सहायक नदी यमुना जहां पे गंगा से मिलती है, तो यमुना और गंगा के बीच का जो क्षेत्र होता है उसी को हम यमुना और गंगा के बीच का जो क्षेत्र है उसी को हम गंगा यमुना के दोआब के नाम से जानते हैं। तो ये जो ऊपरी गंगा, ये लोग उत्तर वैदिक काल के लोगों के द्वारा लकड़ी के हल का प्रयोग करना आसान क्यों होता था कृषि में? उत्तर वैदिक काल के लोगों के द्वारा लकड़ी के हल का प्रयोग कृषि में, खेत जुताई करते समय, खेतों की जुताई करते समय आसान क्यों होता था? इसके पीछे क्या कारण है? क्योंकि उत्तर वैदिक काल के लोगों का जो क्षेत्र है, जो लोकेशन वो क्या है? ये ऊपरी गंगा के क्षेत्र में रहते थे, ऊपरी गंगा के मैदानी क्षेत्र में रहते थे। और ऊपरी गंगा के मैदानी क्षेत्र में कौन कौन सा क्षेत्र आता है? गंगा यमुना का दोआब आता है, जो हमने आपको पॉइंट अभी बताया। गंगा यमुना का दोआब आता है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश आता है, हरियाणा आता है, और दिल्ली का क्षेत्र आता है। क्योंकि ऊपरी गंगा के मैदानों की हल्की मिट्टी होने के कारण, ऊपरी गंगा के मैदानों की हल्की मिट्टी होने के कारण लकड़ी के हल का प्रयोग करना क्या होता था? आसान होता था। ठीक है ना? तो ये खांड भी जानना है। अगर लकड़ी के हल का प्रयोग कर रहे हैं तो लकड़ी के हल का उपयोग करना आसान कैसे हो रहा है, कि लकड़ी के हल से वो कैसे कृषि कर पा रहे हैं? क्या कारण है? उसका रीजन क्या है? उसका कारण क्या है? क्योंकि इनका जो क्षेत्र है वो ऊपरी गंगा के मैदानों की ये किस क्षेत्र में रह रहे हैं? ऊपरी गंगा के मैदानी क्षेत्र में रह रहे हैं। और ऊपरी गंगा के मैदानों की जो मिट्टी हो क्या है? हल्की मिट्टी है। ऊपरी गंगा के मैदानों की हल्की मिट्टी होने के कारण, ऊपरी गंगा के मैदानों की हल्की मिट्टी होने के कारण लकड़ी के हल से खेती करना क्या है? आसान। अब बात करेंगे इस उपकरण में लोहे की। क्या कृषि के उपकरण के रूप में उत्तर वैदिक काल में लोहे के उपकरण का प्रयोग किया गया? तो यहाँ पे जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है बहुत ही कम, लोहे के उपकरण का जो प्रयोग है बहुत ही कम किया गया। क्योंकि इस टाइम तक अभी जो तकनीक थी इतने स्तर पर नहीं थी। लोहे की खोज तो हो चुकी थी, लेकिन तकनीकी इतने स्तर पर नहीं थी कि उस जो आयरन, जो लोहे के की जो लौह अयस्क की खोज हुई थी, जो ताम्र लौह अयस्क जो ताम्र की वस्तुओं की खोज हुई थी, जो लौह अयस्क ताम्र की खोज की गई थी, उसमें से ताम्र को यानी तांबे को अलग करने की तकनीक इनके पास तकनीकी ज्ञान अभी नहीं था। हमें लौह अयस्क के रूप में जो ताम्र की वस्तुओं की प्राप्त हुई थी उसके द्वारा उससे उस लौह अयस्क की तांबे की वस्तुओं से तांबे को अलग करने की तकनीकी का ज्ञान अभी इनको नहीं था। यानी अभी इनकी तकनीकी इतनी स्तर पर नहीं थी, इतनी अच्छी नहीं थी कि वो लोहे के उपकरण को सही तरीके से यूटिलाइज कर पाए एग्रीकल्चर के लिए। तो जो लोहे के उपकरण है वो बहुत ही कम प्राप्त होते हैं। उत्तर वैदिक काल में हमें लोहे के जो उपकरण है वो बहुत ही कम प्राप्त होते हैं। अब जैसे यूपीएससी एग्जाम इस पॉइंट पे क्वेश्चन डाल दिया कि उत्तर वैदिक काल में लोहे के हल का उपयोग व्यापक पैमाने पर किया गया। उत्तर वैदिक काल में लोहे के हल का उपयोग व्यापक पैमाने पर किया गया है। तो ये कथन क्या है? गलत है। ये कथन क्या है? गलत है। क्योंकि हम यहाँ पे सीख रहे हैं कि लोहे, हमको क्या सीखने को मिल रहा है इस बुक के थ्रू? हम ये सीख पा रहे हैं कि जो लोहे के उपकरण है वो बहुत ही कम प्राप्त होते हैं। और एक पॉइंट है, बैल जो है पर्याप्त
नहीं थे, बैल जो बैल थे वो पर्याप्त नहीं थे। कृषि उपकरण के रूप में हम बैल को यूटिलाइज करते थे। उत्तर वैदिक काल में कृषि के उपकरण के रूप में बैल का भी प्रयोग करते थे, लेकिन ये पर्याप्त नहीं थे। पर्याप्त नहीं क्यों थे? क्योंकि बलि प्रथा होने के कारण उत्तर वैदिक काल में जो बलि प्रथा व्यापक पैमाने पर थी, उत्तर वैदिक काल में जो बलि प्रथा आपको व्यापक पैमाने पर देखने को मिलती है, उस बलि प्रथा में बैलों की बड़े पैमाने पर हत्या की जाती थी। यानी बलि के रूप में किसको चढ़ाया जाता था? बैल को चढ़ाया जाता था। इस कारण से हमें उत्तर वैदिक काल में बैल पर्याप्त नहीं देखने को मिलते। तो कृषि करने का तरीका क्या है? कृषि किस तरीके से कर रहे हैं? आदिम तरीके से कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कृषि जो है व्यापक पैमाने पर हो रही है। यहाँ पे हम आपको एक बार सिखा रहे हैं, उपकरण के रूप में बैल का प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन इसकी संख्या पर्याप्त नहीं है। क्यों नहीं पर्याप्त है? क्योंकि उत्तर वैदिक काल में जो बलि प्रथा थी, उस बलि प्रथा में बड़े पैमाने पर बैल की बलि दी जाती थी, जिस कारण से बैलों की संख्या निरंतर कम होती जा रही थी। तो खेती करने का जो तरीका था क्या था? वो आदिम तरीका था। आदिम में जैसे लकड़ी के लकड़ी का हल जो है उसको अपने हाथ के द्वारा मिट्टी की खुदाई करना। जो उपकरण यूटिलाइज करे वो अपने हाथ से उसको अपने हाथ द्वारा यूटिलाइज करके मिट्टी को क्या करें? खोद करें। आदिम तरीके से परंपरा का जो पुराने तरीके से यानी आदिम तरीके से खेती कर रहे हैं। लेकिन आदिम तरीके से खेती कर रहे हैं, फिर भी जो खेती है उत्तर वैदिक काल के लोग व्यापक पैमाने पर कर रहे हैं। उत्तर वैदिक काल के लोगों खेती करने का जो तरीका है वो आदिम तरीका है, यानी उनका जो पुराना तरीका वही तरीका है। यानी वो बैल को बड़े पैमाने पर यूटिलाइज नहीं कर पा रहे क्योंकि बैलों की संख्या पर्याप्त नहीं है। लेकिन फिर भी जो उत्पादन हो रहा है, जो कृषि हो रही है वो व्यापक पैमाने पर हो रहा है। कृषि जो हो रहा है व्यापक पैमाने पर हो रहा है। अब हम फसल की बात करें तो फसल में जौ, चावल और गेहूं आता है। उत्तर वैदिक काल के फसल की बात करें तो जौ, चावल, गेहूं और मसूर दाल आता है। जो मुख्य फसल है, इस मुख्य फसल में चावल है और गेहूं है। उत्तर वैदिक काल के यदि हम फसल की बात करें, फसल में क्या है? जौ, चावल, गेहूं और मसूर दाल है। लेकिन इसमें मुख्य फसल कौन है? मुख्य फसल में दो फसल आते हैं, चावल आता है, गेहूं आता है। मुख्य फसल में कौन आता है? चावल आता है, गेहूं आता है। इस चावल को ब्रीही के नाम से जाना जाता है। और उत्तर वैदिक काल के लोग चावल से सबसे पहले कहां पे परिचित हुए? दोआब में परिचित हुए। उत्तर वैदिक काल के लोग सबसे पहले चावल से कहां पे परिचित हुए? दोआब में परिचित हुए। उत्तर वैदिक काल के लोग चावल से सबसे पहले कहां पे परिचित हुए? दोआब में परिचित हुए। दोआब क्या होता है? जैसे यमुना और गंगा के बीच का जो क्षेत्र है, यमुना नदी और गंगा नदी के बीच का जो क्षेत्र है, उससे हम क्या बोलते हैं? दोआब के नाम से जानते हैं। जब एक मुख्य नदी से एक मुख्य नदी और उसकी जो एक सहायक नदी आकर के मुख्य नदी से मिलती है, तो मुख्य नदी और सहायक नदी के बीच का जो क्षेत्र होता है उसका दोआब कहलाता है। जैसे गंगा एक मुख्य नदी जा रही है, मान लीजिए गंगा एक मेन रिवर है, मुख्य रिवर है जो जा रही है। अब इधर से उसकी एक सहायक नदी यमुना आके गंगा से मिल रही है, तो जो यमुना जिस पॉइंट पे गंगा से मिलेगी, उस पॉइंट से लेकर के ऊपर की तरफ, यानी यमुना और गंगा के बीच का जो क्षेत्र होगा, यानी ये यमुना और गंगा के बीच में जो क्षेत्र है, इसको क्या बोलेंगे? दोआब कहते हैं। मुख्य फसल क्या थी? चावल था। इसको हम ब्रीही के नाम से जानते हैं। और उत्तर वैदिक काल के लोग पहली बार चावल से कहां पे परिचित हुए? दोआब में परिचित हुए। दूसरा मुख्य फसल क्या था? गेहूं था। पंजाब और पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोगों का मुख्य भोजन क्या बन गया? गेहूं बन गया। पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों का मुख्य भोजन क्या बन गया? गेहूं बन गया। हस्तिनापुर में ईसापुर 800 के आसपास हमें देखने को मिलता है। ये जो चावल है, जिसको हम ब्री के नाम से जानते हैं, ये जो चावल है हस्तिनापुर में हमें ये ईसापुर 800 के आसपास दिखता है। और एटा जिले के अत्रंजी खेड़ा में हमें इसी टाइमलाइन पे देखने को मिलता है। एक मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे, जो चावल है, ये चावल की जो खेती है हस्तिनापुर में हमें ईसापुर 800 के आसपास देखने को मिलता है। और एटा जिले के अत्रंजी खेड़ा में हमें इसी टाइमलाइन